देखिए, कल हम बता चुके थे, पहला चैप्टर कल हम स्टार्ट किए थे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम पढ़ते संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या को बनने के लिए क्या चाहिए, जैसे कि अंक के बिना तो संख्या बन नहीं सकता है, तो अंक कितने हैं, 10 है, वो पढ़े थे। और संख्या के प्रकार हम स्टार्ट किए थे, जो कि उसमें पढ़े थे प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या पढ़े थे और प्राकृतिक संख्या पढ़े थे। आज हम बताने वाले हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, ये सब पढ़ेंगे। राइट, हम पूर्णांक संख्या में भी बताए थे कि पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आते हैं, पूर्ण संख्या भी आते हैं और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या ये भी आते हैं। तो ये सब यानी पूर्णांक संख्या में कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या भी हो सकते हैं, पूर्ण संख्या भी होंगे, धनात्मक संख्या भी होंगे और ऋणात्मक संख्या भी होंगे, किसमें, पूर्णांक संख्या में। लेकिन वही बोला जाए कि प्राकृतिक संख्या में क्या पूर्ण संख्या होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में आपका 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से। इसीलिए कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या में क्या, ये तो प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या में क्या 0 होगा, नहीं होगा। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या नहीं होगा। और पूर्णांक संख्या में बताए थे धनात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू कहने का मतलब होगा जैसे p बाई क्यू लिखें, p के जगह पर कोई संख्या हो सकता है 2, या q के जगह पर क्या 3, या फिर p के जगह पर √2 भी हो सकता है, q के जगह पर 2। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q बराबर 0 नहीं, q के जगह पर 0 संख्या नहीं रख सकते हैं। अगर q के जगह पर 0 अगर संख्या कोई रख देते हैं, देखते हैं अगर 3/0 लग दे, यानी कि 3/0। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर 0 रख देंगे, शून्य रखने से क्या होता है, 0 से अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या 3 कभी भी पूरा खत्म होगा, नहीं होगा, 3 पूरा कभी भी नहीं कटेगा। 0 से डिवाइड करेंगे चाहे जितना से लगाओ, 3 को कभी 0 डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी 0 के मतलब 3 को कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसका कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए q के जगह पर हम 0 नहीं रख सकते, यानी कि 4/0 अगर रख दिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये कोई नंबर ही नहीं है, अभी तक इसका कोई परिभाषा नहीं है, क्या है, अपरिभाषित है ना। परिमेय संख्या क्या किसे बोलेंगे, तो वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एक अंश होगा, ऊपर अंश और नीचे हर के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं। लेकिन q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगला फिर देखेंगे परिमेय संख्या, समझ में आया होगा। जैसे परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, q बराबर नॉट 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे में लिखेंगे, जैसे 1/2, 3/2, 4/2, या फिर 1/√2, 4/√3/2, ये सब संख्या क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या के रूप में होंगे। यानी कहने का मतलब p बाई क्यू के रूप में बोले तो p के जगह पर क्या है, 1 है, q के जगह पर 2 है, यहाँ पर p के जगह पर 3 है, q के जगह पर 2 है, p के जगह पर 4 है, q के जगह पर 2 है, p के जगह पर 1 है और q के जगह पर √2 है। ये सब संख्याएं जो है p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। उसके बाद अपरिमेय संख्या देखेंगे। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, तो वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे सिंपल एक परिभाषा ध्यान देंगे, तो वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकालेंगे वो संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे दिया हुआ है √3, √8, √14 यानी 14, √15, √17, ये सब का पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं।
√3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि √3 का हो जाएगा 1.732। क्या पूरा पूरा वर्गमूल है? नहीं है। पूरा पूरा वर्गमूल करने का मतलब हुआ अगर √16 है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे, इसका क्या निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। तो 4 क्या है? ये परिमेय संख्या है। 4 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। हम क्या बोले अभी परिभाषा में? क्या बोले कि √3 है जो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी कि वैसी संख्या जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और भी एक बात पर ध्यान देना कि यहाँ पर पाई, नोट में ध्यान देंगे, नोट में पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। ये सब आप नोट में ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, हमेशा कंफ्यूजन होता है, क्या होता है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 22/7। पाई का मान क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। पाई का मान क्या होता है? परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या और पाई का मान 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। और इसके पहले हम परिमेय संख्या बताए थे। परिमेय संख्या में यही पता है कि जैसे कि 4/1 दे दिया तो क्या परिमेय संख्या नहीं? परिमेय संख्या है। पी की जगह पर क्या है? 4 है और क्यू की जगह पर क्या है? 1 है। परिमेय संख्या में ये बताया है ना। अब q = 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्या में फिर से देख लेंगे। परिमेय संख्या हम बार बार बता रहे हैं, अब अपरिमेय संख्या पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या, सिंपल परिभाषा याद रखेंगे कि अपरिमेय संख्या का जो होता है पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अपरिमेय संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या देखेंगे आगे हम? सम संख्या, इवेन नंबर। ध्यान दीजिएगा, अगला है सम संख्या, इवेन नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी वैसी संख्या जिसे 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? सम संख्या। यानी कि 2 से जो पूरा पूरा कट जाता है, 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कुछ भी शेषफल नहीं बचे, उसे क्या बोलेंगे हम? सम संख्या। सम संख्या करने मतलब आप बोल सकते हैं कि 2 होगा, 4, 6, 8, 10, ये सब जो संख्याएं क्या होंगे? सम संख्या होंगे। सम संख्या यानी कि अनंत तक जाएंगे, इनफिनिट तक चले जाएंगे। कहने का मतलब वो सबसे छोटी सम संख्या हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या मालूम नहीं कर सकते हैं। यानी सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद सम संख्या समझ में आ गई। कोई हार्ड परिभाषा नहीं, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सम संख्या आदि होगा आपको ऐसे भी चैप्टर स्टार्ट कर संख्या पद्धति, इस समय संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना है, इसलिए क्या करते हैं शुरू से स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, है ना। बच्चों लोग के लिए ये सब क्या हो जाएगा? याद करना है। और जो 8, 9, 10 और जो 6 क्लास में जो पढ़े होंगे वो सबको अच्छा से सब नहीं याद होगा तो उनका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए हम अच्छे से फिर से इसको समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम विषम संख्या। सम संख्या समझ में आ गया होगा ना, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। यानी 2 को देखिए, 2 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 को देखिए, 2 का पहाड़ा मारे 2 दूना 4, और 6 को देखिए 3 2 तिया 6, 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, उसी तरह से 20 भी आ जाएगा, आपका 26 भी आ जाएगा, देखिए 26 भी आ जाएगा, 26 भी आ जाएगा, है ना। 26 क्या हो जाएगा? यानी 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से भागा करके देखिए, 2 से क्या एक बार में लगाएंगे, 2 कट गया, है ना। उसके बाद 6 उतार लेंगे यहाँ पर, 2 तिया 6 कट गया, है ना। उसके बाद देखिए शेषफल कुछ बचा नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा, और 13 पूरा पूरा क्या हो गया? 2 से पूरा पूरा कट गया, यानी 13 2 भाग में कट गया 2 भाग में। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 26 क्या है? मेरा सम संख्या है। उसके बाद पढ़ेंगे हम विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या हो जाएगा? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है वो कौन संख्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। तो 2 से जो नहीं कटेगा, 2 से कटने वाले संख्या को 2 से जो संख्या कट रहा है उसको छोड़ दो, अब बाकी सब जो संख्या बचेगा वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। कहने का मतलब हुआ 3, है ना, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब जो संख्या का कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। यानी कि 2 से पूरा पूरा ये नहीं कटेगा, 2 से भाग लाएंगे दशमलव में कर सकता है ना, लेकिन कहने का मतलब क्या? पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए। तो वैसी संख्या जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। सम संख्या में क्या था? 2 से पूरा पूरा कट रहा था, लेकिन विषम संख्या में क्या होगा कि 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? विषम संख्या बोलेंगे।
है ना। विषम संख्या समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ, अभाज्य मतलब होता ही है जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता। अभाज्य, अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब टूटना, जो नहीं टूट सकता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर बोला जाए कि 13 को तोड़िए, है ना, 13 को 2 भाग में तोड़िए, कैसे? 13 किसी और पहाड़ में आएगा? 13 नहीं आएगा। आपका 3 और कोई पहाड़ में आएगा? नहीं आएगा। 5 यानी कहने में तो सिंपल कह सकते हैं हाँ आएगा, यानी कि वैसे संख्या जो एक से कटे, एक से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो, यानी एक से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो। जैसे बात करके देखिएगा 13, 7 और 5, 3, 19, ये सब संख्या जो है, ये सब संख्या जो है एक से भाग देंगे तो एक से पूरा पूरा कटेगा, है ना, और 19 से भागेंगे तो 19 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, और कोई भाग में ये नहीं टूटेगा, है ना। यानी एक भाग में यानी कि टूटेगा, या फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 से कटेगा, है ना। इस संख्या क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर। एक चीज और ध्यान देना कि अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ अभाज्य संख्या याद रख लिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन? 19, 3, 13, 7, 5 जो एक से कटे और अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन रूट संख्या को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। रूट संख्या को जब ध्यान में नहीं रखेगा तो कभी क्वेश्चन में अगर पूछ जाए तो रूट संख्या किसे कहते हैं तो फंस जाइएगा। इसलिए अभाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं? रूट संख्या कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। रूट संख्या पढ़ा दिए। उसके बाद पढ़ना हमको सहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सहअभाज्य संख्या के बारे में। देखिएगा सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका मासा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वैसी दो संख्या जिसका मासा 1 हो वो क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। दो ही संख्या नहीं, 2 से अधिक भी हो सकती है ना। जैसे हम बोल दिए 7, 8, 5, 6, ये सब का अगर मासा निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे तो इसका मासा हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। इससे करने का मतलब निकालिए 7, 8 लगाइए, एक बार में लग जाएगा। 7, 8 में 7 घटाइए 1, फिर 7 को यहाँ पे लेकर चले जाइए, फिर 7 बार में क्या हो गया? ये जान लीजिएगा, ये कट गया। यानी कि मासा कितना आ गया? 1 आ गया। यानी 7 और 8 का मासा, यानी कि 7 और 8 का HCF क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद बोलेगा 5 और 6 का निकालिए, तो 5 और 6 का मासा क्या हो जाएगा? देखते हैं, एक बार में लगाइएगा। 24 5 गया 1, 5 यहाँ लिखिए, फिर 5 कट गया। यानी कि कितना आ गया मासा? 1 आ गया। 5 और 6 का मासा क्या हो गया? 1 हो गया है। देखिएगा अब बता रहे थे हम सहअभाज्य संख्या बता रहे थे। क्या बता रहे थे? सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या हम ये बताए हैं कि वैसे 2 या 2 से अधिक संख्या, है ना, वैसे 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मासा यानी कि महत्तम समवर्तक 1 हो, HCF क्या हो? 1 हो। जैसे 6 और 5, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, ये सब का अगर मासा निकालेंगे ना, महत्तम निकालेंगे ना, 1 होगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम? ये सब का अगर मासा निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सब का अगर मासा निकालेंगे 12, 13, है ना, 18, 19, ये सब का अगर मासा निकालेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा मासा इसका। जैसे 12 से लगा दिए 13, है ना, मासा ऐसे निकालते हैं ना भाग विधि से, यानी कि एक बार में लगाइएगा तो कितना यहाँ पर 12 लिखेंगे और 3 में से 2 घटाइए 1, है ना, 1 1 कट जाएगा। उसके बाद ये 12 को उठा के यहाँ लाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बार में लगाइएगा 1 कट गया, उसके 2 उतारिएगा यहाँ पर, है ना। अब 2 से लगाया है तो क्या 2 उतारे हैं यहाँ पर, तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में, ये कट गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि 12 और 13 ये जो जिससे पूरा पूरा कटता है, किससे कटा? 1 से कटा। तो 1 से कटा यानी कि 12 और 13 का मासा यानी कि HCF
HCF क्या हो जाएगा, 12 13 का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम बता रहे थे कि वैसे दो संख्या या दो से अधिक संख्या जिसका मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो 12 और 13 का मासा क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या, इससे पता चल गया कि 12 और 13 क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया मेरा, सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर हो गया, है ना। उसके बाद सहअभाज्य संख्या, इसका कुछ परिभाषा भी जो है पूरा लिख देते हैं। उसके बाद आप लोग ना वीडियो को रोक लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लेना है। उसके बाद पूरा परिभाषा लिख लेना है। ध्यान दीजिएगा, आप साफ से इसको लिख दें क्योंकि हम इसके बारे में एक बार समझा चुके हैं अच्छे तरह से। उसके बाद जिस तरह से समझाए थे उस तरह से हम इसको अच्छे तरह से लिख दिए हैं, एक बार पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे हम पहले बता दिए थे परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसे P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए लिखा दो बार हो गया, सॉरी लिखा दो बार, अब ध्यान रखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, बराबर लेके इसको काट देंगे, इसका मतलब होता है नॉट यानी कि बराबर नहीं, यानी कि Q के मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 10, 5, -3, 3/2, 1/5, ये सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ध्यान देना कि धनात्मक हो या ऋणात्मक, इससे नहीं मतलब हमको, ये मतलब है कि P/Q के रूप में सिर्फ लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, परिमेय संख्या इसे कहते हैं। उसके बाद हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे ना। अपरिमेय संख्या जैसे इरेशनल नंबर हो गया, है ना, यानी कि परिमेय संख्या का इंग्लिश नहीं लिखा है, परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर। वैसी संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, नहीं लिखा जा सके, छूट गया, नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, अपरिमेय संख्या कहेंगे। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एक परिभाषा और दिए हैं हम, इससे सिंपल क्या है इसमें, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, कहने का मतलब √2 इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, √3 का निकलेगा वर्गमूल पूरा पूरा, नहीं होगा, है ना, √5 का, √7 का नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये जो संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। उसके बाद हम पाई की बात करते हैं, तो पाई को याद रखना है, इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई देखिए नोट में हम लिख चुके हैं, इसको एकदम नोट करके ध्यान में रखना है, हमेशा कंफ्यूजन होता है ना। पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 क्या है, पाई का मान क्या 22/7, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। इसके चक्कर में कई बार क्या सोचते हैं कि पाई का मान डायरेक्ट सोच लेते हैं, जैसे कि पाई के बारे में पूछ दिया एग्जाम में, क्या पाई कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो लोग क्या करते हैं कि पाई को मान के बारे में सोचते हैं कि पाई का मान 22/7, इसका मतलब P/Q के रूप में है, इसका मतलब क्या हो सकता है, वो परिमेय संख्या। लेकिन नहीं, ध्यान देना है, याद रखिएगा कि पाई जो होगा अपरिमेय संख्या होगा, पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, और पाई का मान जो 22/7 जो होता है, 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होगा, है ना। उसके बाद हम इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बाद आपको बताए थे हम सम संख्या और विषम संख्या, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बारे में हम कल के वीडियो में जब स्टार्ट करेंगे उसमें हम साफ से लिख देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप एक बात और बता देते हैं कि कल से यानी कि आज हो गया 11 तारीख, है ना, 11 तारीख, कल से 12 तारीख से आपको 10th क्लास का क्वेश्चन बैंक 2021 का जो एग्जाम पेपर था, है ना, क्वेश्चन पेपर जो था उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, चैप्टर वाइज करके देंगे। जैसे कि 2021 में त्रिकोणमिति पूछा है ना, त्रिकोणमिति से ऐसे सबसे ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति से आपका कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो 20 क्वेश्चन ही आते थे, यानी कि 20 मार्क्स से ही होते थे, लेकिन अब आपको पूछे जाएंगे 25 से 26
हो सकता है उससे भी ज़्यादा। अब तो ऑब्जेक्टिव 100 नंबर के कर दिया है, तो 26 से 27 क्वेश्चन जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाकर रहते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम पूरा सोल्व करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में कैसे सोल्व करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करें, और सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे। जैसे कभी ऑब्जेक्टिव में छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन भारी दे देता है, यानी कि सोल्व करने में एक पेज चला जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में अगर टाइम दे देंगे तो क्या टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको इजी वे में कैसे सोल्व करेंगे, आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिएगा। ये चैनल जो हम बनाए हैं, है ना, इस चैनल को यानी कि इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करके बताइएगा कि कहाँ पे कुछ तो भूल चूक हो सकती है हमसे। जैसे कि अभी वीडियो कुछ स्टार्ट ही की है ना, वीडियो स्टार्ट किए हैं, तो जहाँ तक अगर मिस्टेक होती है उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, है ना। तो अब आगे का लगातार वीडियो बनाएंगे तो कोई भी चीज़ प्रैक्टिस पे क्या होता है, सुधर जाता है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना लगातार वीडियो बना के डालेंगे, आपका पॉलिटेक्निक का हो गया, नवोदय का हो गया, है ना, सब और क्लास के लिए हम पढ़ाएंगे। यानी बच्चा से लेके बड़ा तक, यानी 0 से लेके हीरो लेवल तक का हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। और 0 से जो बच्चा है उसको हीरो लेवल तक, यानी कहने मतलब हुआ 11-12 तक के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे। आपका सिर्फ इंग्लिश हमसे नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के भी अगर बेस्ट टीचर मिल जाए तो उनको भी पढ़ाने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद तो वो सब इंग्लिश के भी सारे वीडियो यूट्यूब पे आपको डाला जाएगा। इसके लिए ठीक है, अब धन्यवाद।